हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे तो डायपोल मोमेंट उसमें हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज मुझे पता पड़ा कि किसी को डायपोल मोमेंट निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्लास के अंदर, है ना। तो मैं एक बार फिर से एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि डायपोल मोमेंट इस तरीके से निकाला जाता है ना। उसकी डायरेक्शन है वो देखने में आप लोगों को दिक्कत हो रही है ना। डायरेक्शन देखने के लिए क्या है वो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम आए तो बच्चों आप लोग बता दिया करो बेझिझक, है ना। तो हम लोग उसको वापस से एक्सप्लेन कर देंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं अपना कि हम लोग अड़े हुए हैं कि कोर्स खत्म कराना नहीं, कोर्स हमें ढंग से खत्म कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, कल एक मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन कराऊंगा न्यूमेरिकल और उसके बाद में फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो म्यू है आपके पास में, म्यू मतलब कि डायपोल मोमेंट। आपको डायपोल मोमेंट जो है HCl का डायपोल मोमेंट आपको HCl का डायपोल मोमेंट दिया हो, HCl का डायपोल मोमेंट फाइंड करना है। बॉन्ड डिस्टेंस दी हुई है, ये चार्ज दिया हुआ है, ये फाइंड द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, और अगर म्यू प्रैक्टिकली दिया हुआ है ये, ठीक है। तो देखो क्या है, पहले तो क्वेश्चन समझो कि हमें जो आंसर है उसमें निकालना है म्यू का आयनिक कैरेक्टर, मतलब आयनिक कैरेक्टर निकालना है। और आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला मैंने कल आपको लिखवाया था कि यहां पर दो तरह के म्यू होने चाहिए, म्यू प्रैक्टिकल अपॉन म्यू थ्योरेटिकल। इंटू 100, यह फॉर्मूला हम लोगों ने कल बताया था, ठीक है। म्यू प्रैक्टिकल आपको दिया हुआ है बच्चों, यहां पे देखो म्यू प्रैक्टिकल आपको दिया हुआ है 1.08 डिवाइड, क्लियर। म्यू थ्योरेटिकल हमें निकालना है। अब म्यू थ्योरेटिकल जो है, म्यू थ्योरेटिकल कैसे निकालेंगे कि हमें इसका पता है, फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू डी, Q इंटू डी। Q यहां पर दिया हुआ है आपको, Q मतलब कि चार्ज, उन दोनों के बीच में जो चार्ज है, मतलब चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 E.S.U, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, कल बताया था मैंने। ये Q दिया हुआ है और यहां पर दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है आपकी वो दी हुई है 1.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखना कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, और अगर इसको सेंटीमीटर में लिखूं तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है, ये होता है, क्लियर। तो मैंने कल बताया था कि ESU के साथ में यहां पर क्या आता है, सेंटीमीटर आता है। तो अभी यहां पर क्या लिखा हुआ है, एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है। इस एंगस्ट्रॉम को मुझे क्या करना है, सेंटीमीटर में बदलना है। तो 1.34 एंगस्ट्रॉम को मैं सेंटीमीटर में कैसे लिखूंगा, 1.34 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, क्लियर। तो आपको यहां पर वैल्यू पुट करनी है 4.8 इंटू 10⁻⁸ ESU इंटू 1.34 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। कल बताया मैंने कि ESU के साथ में सेंटीमीटर लगता है और कूलाम के साथ में मीटर लगता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4.8 इंटू 1.34 को आप कैलकुलेट करो, 4.8 इंटू 1.34 को कैलकुलेट करो इंटू 10 है ना, ये -10 इंटू 10⁻18, ये -18 हो जाएगा किसमें, ESU इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। ये वैल्यू यहां पर निकल के आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, ये थ्योरेटिकल हमारे पास में निकल गया, म्यू HCl थ्योरेटिकल हमारे पास निकल गया, प्रैक्टिकल हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम लोग ये करेंगे कि आपको आयनिक कैरेक्टर निकालने हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने हैं। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो है वो आपके पास में हो जाएगा म्यू प्रैक्टिकल, ये वैल्यू प्रैक्टिकल जो हम लोगों ने निकाली है 4.8 इंटू 4.8 इंटू 1.34 इंटू 10⁻⁸ बटा म्यू थ्योरेटिकल। म्यू थ्योरेटिकल
यहां पे आपके पास में आएगा 1.08 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 4.8 इंटू 1.34 इंटू 10⁻⁻18। इस तरीके से आपको निकालनी है इंटू 100, तो आपके पास में ये आ जाएगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, 1.08 इंटू 10⁻⁻18, ये डीवाई को मैंने किसमें चेंज कर दिया, ESU के अंदर। डीवाई को मैंने किसमें चेंज कर दिया, ESU के अंदर। मैंने आपको बताया था कि 1 डीवाई इज इक्वल टू होता है 1 इंटू 10⁻⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर। तो नीचे भी हम लोग ESU इंटू सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो ऊपर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ESU इंटू सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। तो 1.08 को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया किसमें, ESU इंटू सेंटीमीटर में। 1.08 डिवाइड मतलब कि 1.08 इंटू 10⁻⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर दिया उससे 1 इंटू 10⁻⁻18 से। तो आपके पास में प्रतिशत आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला है म्यू प्रैक्टिकल अपॉन म्यू थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल वैल्यू हमें दी हुई है 1.08 इंटू 10⁻⁻28 और थ्योरेटिकल वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी है यहाँ पर ये 4.8 इंटू 1.34 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 100। तो आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, आपके पास में क्या आ जाएगी, यहाँ पर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। फिर से एक बार देख लो, म्यू HCl निकालने को बोला, इसका मतलब उसने हमें थ्योरेटिकल वैल्यू निकालने को बोली है। बॉन्ड डिस्टेंस आपको दी हुई है, बॉन्ड डिस्टेंस मतलब कि D। चार्ज Q आपको दिया हुआ है, चार्ज जो Q दिया हुआ है वो ESU में दिया हुआ है, और जबकि यहां पर जो बॉन्ड डिस्टेंस दी हुई है वो एंगस्ट्रॉम में दी हुई है। तो मुझे एंगस्ट्रॉम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, क्योंकि ESU के साथ में कल मैंने क्या लिखवाया था, इंटू सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में आ गया 10⁻⁸। तो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ये चार्ज इंटू D 1.34 एंगस्ट्रॉम था, एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर दिया मैंने सेंटीमीटर में, 10⁻⁸ 10⁻⁸ यहाँ पे आ गया। तो 4.8 इंटू 1.34 ये आ गया, और 10⁻⁻10 और 10⁻⁸ ये मिलके हो जाएगा 10⁻18। ठीक है, तो ये ESU इंटू सेंटीमीटर हो गया। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के लिए हम लोग को ऊपर क्या लिखना है, प्रैक्टिकल वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू जो है आपकी 1.08 है डीवाई में, तो डीवाई को किस में कन्वर्ट करोगे आप, ESU इंटू सेंटीमीटर में। तो ये आपका ESU इंटू सेंटीमीटर में म्यू आ जाएगा 1.08 इंटू 10⁻18 बटा म्यू थ्योरेटिकल ये वैल्यू इंटू 100। इसको निकाल लो आप, जो है आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ये लगभग आपके पास में जो आंसर आएगा 16.79 परसेंटेज आएगा। ठीक है, 16.79 परसेंटेज आएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे आपको इसी तरीके से सोल्व करने हैं। क्लियर, चलो अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी कहां पे, म्यू की डायरेक्शन निकालने में, डायरेक्शन ऑफ म्यू मतलब डायपोल मोमेंट की आपको डायरेक्शन निकालनी है। अब डायरेक्शन के लिए दो चीजें याद रखनी है कि डायरेक्शन ऑफ म्यू हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होती है। यह आपको हमेशा ध्यान रखना है। और दूसरी बात, अगर वहां पर लोन पेयर हैं तो हमेशा सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ डायरेक्शन होती है, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ डायरेक्शन होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कल भी बताया था मैंने वैसे तो, OH यह है OH2 मतलब H2O। ठीक है, H2O में यहां पर जो होते हैं बच्चों दो लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर काउंट करना मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूं। ठीक है, ये लोन पेयर होते हैं। अब आपको यहां पर क्या करनी, डायरेक्शन निकालनी किसकी, म्यू की। तो ये हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के बाद में सबसे ज्यादा होती है। तो इसमें जो डायरेक्शन है म्यू का वो किस साइड में होगा, इस तरफ होगा। मान लीजिए इसको मैंने नाम दे दिया म्यू ए। ठीक है, इसके लिए डायरेक्शन इस तरफ होगा और इसके लिए डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा।
मतलब रिजल्टेंट क्या होगा, ये जुड़ेगा। रिजल्टेंट क्या होगा यहाँ पे, इस तरीके से ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा यहाँ पे, जुड़ेगा, म्यू आर। ठीक है, यही तो हमारा क्या है, वेक्टर है ना, वेक्टर पढ़े हुए फिजिक्स में आप लोगों ने, तो ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा। अब देखो ये सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम से जो लोन पेयर की तरफ क्या होगा, फिर से म्यू जाएगा और इसमें फिर से म्यू जाएगा, मतलब इसका रिजल्टेंट भी इसी तरफ है, म्यू आर। तो ये टोटल रिजल्टेंट में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, म्यू आर जुड़ेगा। इसका मतलब ये म्यू जो है यहां पर नॉट इक्वल टू 0 आएगा, मतलब 0 तो नहीं होगा, कैंसिल आउट तो नहीं होगा, यहां पे कुछ ना कुछ तो यहां पर जुड़ ही रहा है। क्लियर। तो इस तरीके से म्यू निकाले जाते हैं बच्चों, है ना। और कैसे निकाले जाते हैं, देखो जैसे मैंने ले लिया यहां पर BF3, देखो आप इसको ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर यहां पे म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन म्यू इक्वल टू 0 है यहां पर। कैसे, देखो ध्यान से देखना है इसको। बोरॉन से फ्लोरीन की तरफ अगर आप जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। बोरॉन क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, फ्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो बोरॉन से फ्लोरीन की तरफ जाओगे आप तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, मतलब कि इसका म्यू कुछ इस तरीके से होगा यहां पर। अभी मैं सिर्फ इन दोनों का निकाल रहा हूं, है ना। इसका म्यू भी इस तरफ होगा, फ्लोरीन की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ हमारा क्या है, म्यू की डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ मूव करता है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ, और यहां पर भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ मूव कर रहा है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है बच्चों, वो तो इस तरफ ही आएगा ना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो तो इस तरफ ही आएगा, म्यू आर। इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, म्यू आर। अब आप मुझे बताओ कि ये म्यू आर का रिजल्टेंट, मान लो ये दोनों हम लोगों ने खत्म कर दिया, रिजल्टेंट इस तरफ लिया है। अब यहां से इसके लिए आप देखोगे तो इसका म्यू किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, कि नहीं जा रहा। तो ये रिजल्टेंट और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, और पूरा खत्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि सब फ्लोरीन है यहां पर। क्लियर है। तो इसका रिजल्टेंट इस तरफ जा रहा है और ये हमारा रिजल्टेंट इस तरफ आ रहा है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो मतलब इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट यहां पे निकला था ये कैंसिल आउट हो रहा है इसकी वजह से, तो यहां पर जो म्यू है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब BF3 जो हमारे पास में है वो एक तरीके का नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो किसी भी मॉलिक्यूल को पोलर नॉन पोलर इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं कि हमें लोगों को वहां पर क्या देखना पड़ता है, डायपोल मूवमेंट देखना पड़ता है। तो ये नॉन पोलर है, इसलिए हम लोगों ने इसकी जो ज्योमेट्री लिखी थी वो ज्योमेट्री क्या थी, सिमेट्रिकल थी। सिमेट्रिकल क्यों थी, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री हम लोगों ने बनाई थी, क्या बनाई थी बच्चों, ट्रायंगल प्लेनर। इसकी ज्योमेट्री हम लोगों ने बनाई थी BF3 की, ट्रायंगल प्लेनर। और sp2 में ये ज्योमेट्री क्या थी, सिमेट्रिकल थी। ठीक है। इसका जब हाइब्रिडाइजेशन निकाला था हम लोगों ने तो ये sp2 आया था BF3 का, ज्योमेट्री ट्रायंगल प्लेनर थी और वो sp2 के अंदर सिमेट्रिकल थी। क्यों, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो है वो क्या एक तरीके का नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर। अब जैसे एक और एग्जांपल आप लो, SiCl4। तो Si, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये Cl, SiCl4। अगर मैं इसमें डायपोल मोमेंट निकालूं तो सिलिकॉन जो होता है क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ, इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ, इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ और इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए। तो टोटल मिलाकर इसका जो म्यू है वो क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। इसका म्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये एक तरीके का किस टाइप का मॉलिक्यूल निकल के आएगा आपके पास में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। उसी तरीके से होता है CCl4। CCl4 भी इसी तरीके से नॉन पोलर की कैटेगरी में आता है। ठीक है। ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, क्योंकि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो म्यू यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। और ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, नॉन पोलर। इसलिए आप हमेशा देखना कि हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को नॉन पोलर में डिसॉल्व
कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे यहां पर एथेनोइक एसिड डिसोल्व करना है, या एथेनोइक एसिड की जगह आप कुछ और ले लो, आप ले लो अल्कोहल, मतलब आप एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, अमाइन ले लो, C2H5NH2, CN ले लो, C2H5CN, ठीक है। इसको अगर मैं H2O में डालूं और इसी को मैं अगर CCl4 में डालूं, तो CCl4 में ये डिसोल्व हो जाएगा, लेकिन वाटर में डिसोल्व नहीं होगा। उसी तरीके से अगर मैं मान लो CH2 है, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड को पानी में डालूंगा और कार्बन डाइसल्फाइड को मैं किस में डालूं, CCl4 में डालूं, तो ये CCl4 में क्या होगा, डिसोल्व हो जाएगा, लेकिन पानी में डिसोल्व नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही क्या है, एक तरीके के नॉन पोलार मॉलिक्यूल, और नॉन पोलार सिर्फ नॉन पोलार में ही डिसोल्व होगा इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर। तो नॉन पोलार में डिसोल्व होगा और पोलार पोलार में डिसोल्व होगा, ये कल मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूल की डायरेक्शन आपको इसी तरीके से निकालनी है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्शन आपको किस तरीके से निकालनी है, इसी तरीके से निकालनी है। जैसे एक और एग्जांपल मैंने करवाया था आप लोगों को, क्या करवाया था, डाइक्लोरोबेंजीन वाला करवाया था। अब इस डाइक्लोरोबेंजीन में मान लो आपको कुछ और एग्जांपल आ जाए, कुछ और एग्जांपल मतलब कि मैं ये ले लूं OH और इसमें ले लूं मैं OH, ठीक है। फिर एक और ले लूं, ये पैरा पोजीशन पे थे, मैं इसको ले लेता हूं ऑर्थो पोजीशन पर, और फिर से मैं इसको ले लेता हूं मेटा पोजीशन पर। वन कोमा 4 को हम लोग बोलते हैं पैरा पोजीशन, 1,2 को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, और 1,3 को हम लोग बोलते हैं मेटा पोजीशन। देखो ये 1,4 है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरा पोजीशन, 1,2 को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, 1 नंबर 2, ठीक है। 1,3 1 2 3, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटा पोजीशन। तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है, इस बेंजीन में जो कार्बन लगा हुआ है उससे ज्यादा है, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ रहेगी, इसकी डायरेक्शन इस तरफ रहेगी। तो यहां पर जो म्यू है वो हो जाएगा आपका 0, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे पूरा, लेकिन यहां दोनों में नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, तो इसका रिजल्टेंट जो निकलेगा वो कुछ इस तरफ निकलेगा। उसी तरीके से इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, तो इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरफ से निकलेगा। मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पा रहे दोनों, ऑर्थो और मेटा पोजीशन में। तो ये दोनों के म्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 रहेंगे, और नॉट इक्वल टू 0 रहेंगे तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जो रहेगा आपका, ये तो रहेगा पोलार, और ये वाला मॉलिक्यूल जो रहेगा वो रहेगा नॉन पोलार, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्शन देखी जाती है बच्चों, इस तरीके से डायरेक्शन देखी जाएगी। क्लियर है? तो आई होप कि आपको अब ये टॉपिक समझ में आ गया होगा किस तरीके से डायरेक्शन निकाली जाती है ना। अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है हमारा वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको शॉर्ट में बोला जाता है MOT, ठीक है, MOT, ठीक है, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखो सबसे पहले तो बात आती है कि दिया किसने, इट इज गिवन बाय द हुंड एंड मुलिकल। सबसे पहली बात, इट इज गिवन बाय द हुंड एंड मुलिकल। इट इज गिवन बाय हुंड एंड मुलिकल। दूसरी बात यह है कि ये जब इन्होंने दिया तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये जब इन्होंने दिया तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो बच्चों देखो, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है ना। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो O2 मॉलिक्यूल था, देखो
अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, O2 मॉलिक्यूल जो होता है, O2 मॉलिक्यूल, इन्होंने बोला कि O2 मॉलिक्यूल जो होता है वो डायमैग्नेटिक होता है। क्यों होता है O2 मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक? क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। यहां पर इन दोनों के पास में क्या होते हैं, दो दो लोन पेयर होते हैं इस तरीके से। कैसे निकला था कि ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, ये था 1s2 2s2 2p4, ठीक है, 1s2 2s2 2p4। तो यहां पर हमारे पास में थे 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल है ये सेल जो है ये है आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल। और आउटर मोस्ट सेल में यहां पर है 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पर है 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, ठीक है। दूसरा जो ऑक्सीजन आएगा वो भी कुछ इसी तरीके से आएगा भाई, 1s2 2s2 2p4। इसके भी यहां पर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और यहां p में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। अब देखो ये दोनों ऑक्सीजन आपस में इनको बॉन्ड बनाना है, आउटर मोस्ट सेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को चाहिए 2-2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये आपस में क्या करेंगे, यहां पर अपोजिट स्पिन में जाएंगे, अपोजिट स्पिन में, किसमें जाएंगे, अपोजिट स्पिन में। ये यहां पर जाएंगे ओवरलैपिंग के लिए, ये यहां पर करेंगे ओवरलैपिंग, ठीक है, इन्होंने करी यहां पर ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग से यहां पे बन गया बॉन्ड, क्लियर। एक तो बन जाएगा यहां पर सिग्मा बॉन्ड और एक बन जाएगा यहां पर पाई बॉन्ड, क्योंकि जब भी पी आते हैं तो एक ही सिग्मा बॉन्ड बनता है बच्चों, है ना, दूसरा क्या बनता है, पाई बॉन्ड, ठीक है। एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा यहां पर, और सिग्मा बॉन्ड कौन सा बनेगा, पी सिग्मा बॉन्ड, और यहां पर पाई बॉन्ड कौन सा बन रहा है, पी पाई, ठीक है। और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर, मतलब दोनों टोटल मिला के इस मॉलिक्यूल में 4 लोन पेयर आ गए, ठीक है। 2 लोन, एक लोन पेयर यहां से, 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 ये 4 लोन पेयर आ गए, 1 2 3 4, ठीक है। और ये एक इसने और इसने मिलकर अपोजिट स्पिन में सिग्मा बॉन्ड बना लिया और दूसरे ने क्या बना लिया, पाई बॉन्ड बना लिया। तो यहां पर एक तो हो गया सिग्मा बॉन्ड और एक हो गया पाई बॉन्ड, क्लियर। अब यहां पर ये दोनों तो पेयर हो गए ना भाई, ये भी पेयर हो गए, ये भी पेयर हो गए। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी O2 ने क्या बोला कि यहां पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर होते हैं, और जहां पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलती है कि ये डायामैग्नेटिक नहीं होते, क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा है, और प्रैक्टिकली जो O2 है ऑक्सीजन गैस वो पैरामैग्नेटिक होती है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू वीबीटी, सॉरी, बट अकॉर्डिंग टू MOT इट इज पैरामैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक। तो बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर इस मॉलिक्यूल की वजह से एक ड्रॉबैक आया, किसमें, वीबीटी में। इस वजह से अब हम लोगों को क्या करना है, ये मॉलिक्यूल की वजह से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़नी पड़ रही है, ठीक है। क्यों पढ़नी पड़ रही है, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने ये बोला है कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है इनके ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के लिए नहीं आते, वो इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में आते हैं, यहां पर वेव फॉर्म में आते हैं। किस फॉर्म में आते हैं, वेव फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक था किसका, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, और इस ड्रॉबैक की वजह से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। किसने दिया, ये हुंड एंड मॉलिकल ने, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ आपके पास में क्या है, ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी, ठीक है, और इसको आप बोल सकते हो नीड ऑफ MOT, नीड ऑफ MOT। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि हमें MOT की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहां पर इस मॉलिक्यूल ने क्या बोला कि ये डायमैग्नेटिक है।
मतलब कि ये कलरलेस है ना, डायमैग्नेटिक मतलब ये कलरलेस है। लेकिन एमओटी बोलता है कि नहीं, ये पैरामैग्नेटिक है और इसमें कलर होता है। क्लियर? जो डायमैग्नेटिक होते हैं बच्चों, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सारे पेयर होते हैं, वहाँ पर वो क्या होता है, एक तरीके से कलरलेस होता है। और जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होता है, और वो क्या होता है, वो आपके पास में हो जाता है कलरफुल। तो आप आगे जाके देखोगे कि O2 मॉलिक्यूल में क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है। ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है। जबकि यहां पर आपको सारे इलेक्ट्रॉन देखो पेयर दिख रहे हैं। ये पेयर था, ये पेयर था, ये पेयर था, ये पेयर था, और इन दोनों ने आपस में क्या करा, ओवरलैपिंग करी और अपने आप को पेयर किया। ठीक है, बट नहीं होता। क्लियर है? तो इसमें आगे की जितनी भी थ्योरी है, बहुत लंबा टॉपिक है, 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 3 दिन में नहीं होगा, कम से कम 4 दिन लगेंगे इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह सब कुछ सोल्व कराने में। क्लियर है बच्चों? तो आगे अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शुभारंभ हो चुका है। आगे चलते रहना, रेगुलर क्लास में पढ़ते रहना। ठीक है, एक भी क्लास मिस मत करना है इसकी। आज के लिए इतना है बच्चों, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।